नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन वॉइस शो हम सबकी आवाज़ है। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। मैं आपका होस्ट आत्मजीत सिंह और आज हम बात करेंगे शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान यानी कि MBZ जिनको कहा जाता है। उन्होंने जनवरी 19, 2026 यानी कि कल भारत में विजिट की। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको लेने गए। 3 घंटे की ये शॉर्ट विजिट थी जिसमें बहुत सारे इंडो यूएई टाइज के बारे में बात हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद ने कहा कि दे विल डबल bilateral trade to 200 billion by 2032, 10-year LNG supply deal from 2028, UAE investment in Dholera, SIR and Gift City, expand cooperation in space, AI and supercomputing, deepen civil nuclear collaboration, strengthen defense and peoples to peoples tie. ये तो ऑफिशियल विजिट थी और ऑफिशियल डिक्लेरेशन थी। मेजर पुश टू द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें एक और इनिशिएटिव था, अल महतून ग्लोबल इनिशिएटिव। अल महतून ग्लोबल इनिशिएटिव मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत यानी कि MBRGI के तहत एक मेजर यूएई बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था अंडर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ दुबई। MBRGI consolidates over 30 initiatives focused on humanitarian aid, education, health, poverty, elevation, innovation, and community empowerment, impacting millions globally, including in India, through various partnerships. अब हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के गेस्ट गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। मैंने ऑफिशियल जो विजिट थी दुबई के शेख की, यूएई के शेख की, माफ कीजिएगा, वो मैंने डिटेल्स बता दी। MBRGI के तहत MBZ जो आए थे वो अबू धाबी रूलिंग फैमिली के से हैं और दुबई रूलिंग फैमिली अल मखतूम जो है वो ये फाउंडेशन चलाती है। यूएई की लीडरशिप जो है वो कोलैबोरेशन कर रही है अक्रॉस एमिरेट्स। और जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, साउथ एशिया में भी ये कोलैबोरेशन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं या खाड़ी के देश जिनको बोलते हैं। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ये अब साउथ एशिया में भी अपनी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इधर भारत की भी बात EU ट्रेड समझौते के तहत चल रही है। मैं आपसे सीधे सीधे समझना चाहता हूं कि इस विजिट के मायने क्या थे और इसके पीछे के पर्दे के पीछे के क्या कारण थे कि इतनी तेजी से ये यूएई के रूलर आते हैं, मीटिंग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ और चले जाते हैं। जी जोशी जी। धन्यवाद आत्मजीत जी। देखिए, एक ये जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है कि वो जो फाउंडेशन है शेख अल मखदूम का, उसमें वो ह्यूमैनिटेरियन जो रिहेबिलिटेशन का काम करना चाहते हैं, दैट इज फॉर रीसेटलिंग ऑफ यूक्रेन, यमन, सूडान एंड कौन सा एक कंट्री है, मतलब ये जो चाहते हैं जहाँ पे युद्ध हुआ है, जहाँ पे काफी नुकसान हुआ है, वहां पे ये जाके अभी ये ह्यूमैनिटेरियन एड में जो गाजा से मिसप्लेस हुए हैं, जो यूक्रेन से मिसप्लेस हुए हैं, जो सूडान में जो अभी स्ट्रिफ चल रहा है, अब इसमें देखिए तो बेसिकली इनका भी तो रोल सऊदी अरेबिया और यूएई का उसमें एक्टिव रहा है। तो मैं समझता हूं इसके अंदर पहले तो ये आप सोच सकते हैं कि ये डिस्कशन इसलिए होगा कि देखिए, एक तो सूडान में वो सामने सामने ग्रुप्स में आ गए। सूडान में सबसे बड़ा जो युद्ध चल रहा है दैट इज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गोल्ड। सूडान इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड होल्डर। ठीक है, अब इसके अंदर काफी वक्त से 2016 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यूएई वाज एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम देयर और वो वहां से निकाल रहे थे। अब जैसे ही गोल्ड प्राइसेस राइज हुए और सब कंट्रीज का प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है तो उसमें ये दिक्कत पड़ गई कि जो रूलिंग सूडान की जो आर्मी है दैट इज सूडान आर्मी आर्म्ड फोर्सेस, और उसके सामने जिन्होंने गोल्ड के एरिया में कब्जा करके रखा हुआ है, जो जिनको ये बागी कहते हैं, दैट इज रैपिड एक्शन फोर्स। अब रैपिड एक्शन फोर्स को क्योंकि वो गोल्ड पे उसका डोमिनेशन था तो यूएई वाज हेल्पिंग देम आउट, तो उनको आर्म्स देना, सपोर्ट करना, ये डिस्प्यूट क्रिएट करना। उसके सामने जो कनेक्टेड कंट्रीज थे, अभी आप देखिए कि इसके सपोर्ट में कौन कौन थे। यूएई था, फिर रशिया था, इथोपिया था और एरिट्रिया था, और सामने जो सूडान का आर्म फोर्सेस था उसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की और चाड। अब ये बिल्कुल वहां पे डिवाइड हो गया। अब ये वॉर जो चल रही थी वो गोल्ड पे काफी हालांकि हो गई। अब इसमें सेटलमेंट हो रहा है। रशिया एंड टर्की, दीज पीपल हैव नाउ स्टार्टेड प्लेइंग रोल ऑफ कि भाई हम इसमें बीच बचाव करके, अमेरिका जैसे ही घुसने शुरू कर रहा था तो वहां पे एक सेटलमेंट का प्रपोजल इन लोगों ने दे दिया, क्योंकि अमेरिका के घुसने से कुछ थर्ड ही अवाम खड़ा हो जाएगा
दैट दे हैव रियलाइज्ड। ये सूडान का ये जो सूडान की जो हालत थी वो शायद उसमें आई थिंक यू डेफिनेटली डिस्कस। क्यों कि आप देखिए जितने भी कंट्रीज हैं, यूएई हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, रशिया हो, टर्की को आप छोड़ दें, इथोपिया है या एरिट्रिया है, उसमें इंडिया इज ए कंट्री विच हैज गॉट गुड रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्रीज। वो फ्रैक्शन कोई भी हो, तो मैं ये समझता हूं कि 100% इन्होंने डिस्कस करा होगा। इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि दिस इज नॉट ओनली सूडान। उसके बाद आप आइए तो इनका खुद का जो डिस्प्यूट चल रहा था, इसमें सऊदी अरेबिया ऑफ लेट हैज नाउ रियलाइज्ड कि भाई मेरे को ऑयल की डिपेंडेंस जैसे कम होती जाएगी और इसका इनकम कम होगा, तो जैसे दुबई ने अपने आप को बहुत ही बड़ा एक वर्ल्ड का बिजनेस हब बना के रखा है, ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ आल्सो एज अ कमर्शियल हब। आप देखिए तो कुछ दिनों के पहले सऊदी अरेबिया ने अपने वो जो हार्ड लाइनिंग का जो रिफॉर्म थे उसको रिलैक्स कर रहे हैं। अभी वो वहां पे नाइट लाइफ अलाउ कर रहे हैं, वहां पे वो परमिशन फॉर लेडीज टू ड्राइव द व्हीकल वो सब कर रहे हैं। तो ये जो वॉर है इसमें आप देखिए तो पूरी गल्फ की एयरलाइंस में इतिहाद और गल्फ एयर इनका एक मोनोपोली होता था, एमिरेट्स का है। अब सडनली रियाद एयर करके सऊदी अरेबिया ने भी लॉन्च करा और ही वांट्स दैट रियाद का एयरपोर्ट भी है वो बड़ा एक ट्रांजिशन हब बन जाए। तो नाउ दे आर वर्किंग ऑन द कॉमर्शियल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यमन आप वहां से सेटल कर रहे हो, लेकिन यमन के अंदर भी डिस्प्यूट हो गया। यमन में आप देखिए तो यमन में जो दो पार्ट हैं उसमें सदर्न ट्रांजिशनल जो काउंसिल है वो बागी लोग हैं। अब वो यमन उसमें इनडायरेक्टली यूएई वाज सपोर्टिंग देम, और सऊदी अरेबिया ने नवंबर दिसंबर में वार्निंग दे दी कि भाई आप लोग ने जो वहां पे आर्म्स भेजने का जो आप काम कर रहे हो उसको आप बंद करिए। तो 31 दिसंबर को यूएई विड्रू ऑल दिस, ऐसा जो पब्लिक डोमेन में मैसेज है, और वहां पे एक सेटल हो गया। लेकिन इसके बाद आप देखिए तो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट खड़ा हुआ है जिसमें मैं समझता हूं कि शेख साहब ने जरूर इनको, मोदी जी को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी होगी या वो करेंगे। दैट इज यमन के बाहर एक छोटा सा टापू है सोकोत्रा। सोकोत्रा इतना वाइटल लोकेशन है और वो हजारों साल से उसका मतलब जब से शिपिंग मरीन लाइफ शुरू हुई तब से वहां पे वो सोकोत्रा वाज यूज्ड बाय, वो छोटे जो जहाज जाते थे यमन, मुंबासा वगैरह जो इंडिया से, वो भी उसको एक वो रेस्टिंग पॉइंट में यूज करते थे, रिफ्यूलिंग के लिए यूज करते थे। तो सोकोत्रा का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक क्या है कि अगर आप वहां पे बैठते हो तो आप पूरा नॉट ओनली अरेबियन सी, आप रेड सी, आप ईरान का मतलब गल्फ ऑफ एडन, सारा उस पर आप कंट्रोल ले सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल एक अकेला सा टापू बीच में खड़ा है। अब सोकोत्रा पे 2020 में यूएई गोज देयर, उसने वहां पे एयरपोर्ट, अपने एयर स्ट्रिप बनाई, एयरपोर्ट बनाया इंटरनेशनल, वहां पे होटलें बनाई, वहां पे सोसाइटीज बनाई, हॉस्पिटल्स बनाई, और दिस इज हाउ ही वांटेड टू ट्राई एंड कैप्चर दैट। मतलब ये इरादा उनका ये था कि भाई हम लोग वहां पे अपना प्रेजेंस करें। बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट तो है वो, काफी लोग जाते भी हैं, लेकिन उसमें हैंडीकैप क्या है कि आपको वीजा यमन से लेना पड़े, और यमन डज नॉट अलाउ अ सिंगल पार्टी, सिंगल मैन वीजा। वो आप अगर टूर, उनके जो क्वालिफाइड जो टूर वाले उनको आप दो तो जाएंगे। अब सोकोत्रा में ये नहीं कि वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल है, लेकिन सोकोत्रा की एक बहुत ही एक खासियत है, वहां पे आप देखिए तो एक जो ये अपना एक ट्री है जिसको ये ड्रैगन ब्लड ट्री बोलते हैं। वो ड्रैगन ब्लड ट्री जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, मेकअप का वगैरह जो सामान बनाते हैं ब्यूटी का इसमें, और उसके काफी सारे जो ये ड्रैगन ब्लड के रेजिन्स हैं दे आर यूज्ड इन वेरी वाइड एस्पेक्ट्स इनटू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो उसका एक्सट्रैक्शन और उसका जो सेफगार्ड था तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज ने तो डिक्लेयर कर दिया, मतलब वहां पे और कुछ तो आप कर नहीं सकते, उसके जंगल आपको प्रिजर्व करने। लेकिन जैसे ये यूएई का वहां पे प्रेजेंस बढ़ा और ऐसे लगा कि अब ये सोकोत्रा पे तो यूएई कब्जा ले लेगा, तो सडनली सऊदी अरेबिया आल्सो ट्राइज टू एंटर दैट एरिया। अब वो ईस्ट वेस्ट के पोर्शन में ये, अब यहाँ पे होगा कि जैसे ही ये फ्लैश पॉइंट शुरू होगा, आप खुल के सूडान में आप सामने सामने आ गए हो। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं, अभी अब्राहम एकॉर्ड में आप देखिए तो इजराइल से रिलेशन रखने वाला कौन है? इट्स बहरीन एंड यूएई। सऊदी अरेबिया स्टिल डज नॉट प्रेफर दैट। तो अब्राहम एकॉर्ड में भी डिस्प्यूट है, सूडान में टेरिटरी का जो कब्जा लेना है गोल्ड पे उसका झगड़ा है, अभी ये सोकोत्रा है जो ये एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है। तो मैं ऐसे मान रहा हूं कि वंस ही हैज कम हियर, ये फ्लैश पॉइंट सोकोत्रा का बहुत ही जल्द खत्म हो, क्योंकि आपको यमन तो छोड़ देना पड़ा। अब इसमें जो वो ट्रांजिशनल जो काउंसिल है
इसको यूएई ने ले जाके वहां बसा दिया है, जो यमन में कू कर रहे हैं। तो ये हुआ कि ऑटोमेटिकली वो आइलैंड जो है वो विद्रोहियों के पास आ गया है। अब वो लड़ाई जो है वहां से ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो ये होगा कि भाई सऊदी अरेबिया और इनके सबके लिए खतरा बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि अभी जैसे ईरान ने धमकी दे दी है कि जैसे ही मेरे पे अटैक हुआ तो मैं अमेरिका के जितने भी नेवल बेस हैं या आर्मी के बेस हैं उसको मैं पहले अटैक करूंगा, और उसका सबसे बड़ा वनरेबल जो पोर्ट है दैट इज जिबूटी। अब जिबूटी में अटैक करने से इथोपिया भी डिस्टर्ब होगा, एरिट्रिया भी डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा नहीं हो कि ये मूवमेंट करके यहाँ चले जाए। तो यूएई ने उसको सिक्योर कराया एज एयरपोर्ट और बड़ा बेस बना के। वो किसको काम आएगा दैट फ्यूचर विल बी एबल टू नो। लेकिन अगर इसको ये ग्लोबल डिस्प्यूट होता है, रशिया और चाइना एकदम चुपके से वॉच कर रहे हैं कि वो क्या करना है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें फ्लैश पॉइंट में ये तीनों सेटल्स में एक ही मैं समझता हूं कि इंडिया का इंपॉर्टेंस इसमें है कि इसमें सारे कंट्रीज जो सपोर्ट में है और अगेंस्ट में, उनमें सारे में इंडिया का एक रिलेशन सबसे अच्छा है। सऊदी अरेबिया से अभी हमने ऑयल का बहुत बड़ा एक डील करा है, जो और गवर्नमेंट कंपनीज आर गोइंग टू ड्रिल द ऑयल देयर। उनको एक लोकेशन भी अच्छा मिला है, काफी रिजर्व्स है वहां पे। तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि उन्होंने फ्रंट फेज में तो बोल दिया हो कि भाई मैं तो पैसा इकट्ठा करने आया हूं, कि मैं सोचता हूं सब लोग मिलके ये सूडान में भी ह्यूमैनिटेरियन एड करें, इसमें अपना सूडान में करेंगे, अपना रशिया के यूक्रेन में करेंगे, तो गाजा में करना है। अब दिक्कत यहाँ पे है कि देखिए जैसे ही इनको लगता है कि ये सेटलमेंट में आ रहा है, तो अमेरिका ने और एक सगुफा छोड़ दिया, वो पीस बोर्ड बना रहा है। अब पीस बोर्ड में भी वो बदमाशियां कर रहा है। पीस बोर्ड में आप ले किसको रहे हो? आपने 60 कंट्रियों को इनवाइट करा है। अब इसमें आप देखिए तो जैसे सऊदी अरेबिया ने टर्की, पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट में उसने अपना दिखाया कि भाई इस टेक सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान के साथ। तो यूएई के शेख आते हैं इंडिया में, क्योंकि इनको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी फोर्स है। अभी आर वी रियली गोइंग टू वॉक इनटू दैट ट्रैप, या हम लोग एक अच्छे निगोशिएटर के बेस पे रोल कर पाएंगे? दैट नाउ डिपेंड्स ऑन आवर एफिशिएंसी। तो मैं ये समझता हूं कि काफी कुछ अभी जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अभी काफी तो जो आपकी रियल करेंसी में, लोकल करेंसी में जो आपका अरेंजमेंट्स हो रहा है मटेरियल सप्लाई का, उसमें सऊदी अरेबिया काफी कर चुका है, यूएई काफी कर चुका है। तो चाइना, रशिया एंड दीज पीपल आर गेटिंग द कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल। और अमेरिका का पुराना जो राग अलापने वाली आदत है कि अभी भी वो टेरिटरी क्लेमिंग की बात कर रहा है, उसमें भी अभी पंजा पड़ेगा, क्योंकि अभी सब लोग अलर्ट हो गए। तो मैं समझता हूँ काफी डिस्टर्बेंस में ये सडनली इनको 3 घंटे में आने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई अल मखदूम फाउंडेशन में हम लोग ये कर रहे हैं, दैट वुड नॉट हैव बीन द पॉइंट। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो जो ज्वलंत जो बिल्कुल मैटर्स हैं, जो यमन में चल रहा है, जो सकोत्रा पे अब शुरू होने की तैयारी में, और सोमालिया में, तो आई थिंक दे आर नाउ लुकिंग एट इट। मैं समझता हूँ दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन जो उन्होंने डिस्कस करा हो कि शायद इंडिया को बीच में डाल के ये मैटर को अभी थोड़ा डिफ्यूज करने की कोशिश करी जाए। जी जी, आपने बताया सकोट्रा जो कि एक रिमोट यूनेस्को लिस्टेड 380 किलोमीटर साउथ ऑफ मेनलैंड यमन है, नियर द गल्फ ऑफ एडन एंट्रेंस। उसको रेड सी से भी कनेक्ट किया जा सकता है और बाब अल मंदाब स्ट्रेट से भी कनेक्ट, एक चोक पॉइंट है एक तरीके से। और जिबूती में का कब्जा है, और हुतीस जो हैं रेड सी में डिटरमिन करते हैं किनके शिप्स निकलेंगे किनके नहीं निकलेंगे। जब इजराइल ईरान का एस्केलेशन हुआ था उस टाइम जिबूती पे ही जो है वो एक तरीके से वहां रोक लगी थी उन शिप्स के जाने की जो उस समय पे इजराइल और ईरान के साथ नहीं थे। चाइना के शिप्स को जिस तरीके से स्विस कनाल पे रोकने की कवायद ट्रंप सरकार ने की, वैसे ही जिबूती पर हुतीस जो हैं बंदरगाह को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक चोक पॉइंट है जो ग्लोबल ऑयल शिपिंग का 10 से 30%, उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, 30% जो शिपिंग जाती है उस रूट से उसको कनेक्ट करता है। तो मैरीटाइम रूट्स हो या पोटेंशियल मिलिट्री बेस हो जिसमें एयरफील्ड्स, पोर्ट्स या प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस हो इंडियन ओशन का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का या रेड सी का, तो एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इसलिए शायद यूएई वो चाहता है। यूएई ने एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट मेंटेन किया है 2018 से, ट्रूप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म डेवलपमेंट, एयर अरेबिया फ्लाइट्स, क्योंकि उस सुकोत्रा जो आइलैंड है उस पे सिर्फ एयर अरेबिया की फ्लाइट्स चलती हैं। कुछ मेरे ख्याल टूरिस्ट स्टैंडर्ड थे और वहां पर उनको ओनली फ्रॉम अबू धाबी, ओनली वन फ्लाइट फ्रॉम अबू धाबी, ओनली वन फ्लाइट फ्रॉम अबू धाबी। अब ये जो अलायंसेस हैं सदर्न ट्रांसलेशनल काउंसिल के, एसटीसी जिसको बोला जाता है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो
जो सदर्न यमन ऑटोनॉमी को जो है वो सपोर्ट करता है। इसका कंट्रास्ट जो है ऑपोजिट साइड जो है वो सऊदी अरेबिया का है। उनका यमन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल उसके साथ है। तो यूएई बैक्ड एसटीसी फोर्सेस जो हैं जब टेंशंस हुई उनके फ्लैश पॉइंट्स हुए तो यूएई बैक्ड एसटीसी फोर्सेस एडवांस्ड इन सदर्न प्रोविंसेस। उसमें हदरामाउट सीजिंग एरियाज लाइक मुलाका पोर्ट। सऊदी अरेबिया ने डेडलाइन इंपोज कर दी थी जिसमें उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की थी एसटीसी पर, यूएई बैक्ड एसटीसी पर, लिंक पोजीशंस पर। तो एक तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई की लड़ाई में अब साइड्स चुनी जा रही हैं। आपने कहा पाकिस्तान और टर्की जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है। यूएई को पार्टनरशिप चाहिए तो यूएई इंडिया आके अपने पार्टनरशिप उनके साथ इसलिए कर रहा है कि मैं आपको 200 बिलियन का कारोबार दूंगा, लॉजिस्टिक्स दूंगा, आप मुझे इस जो एस्केलेशन में उसको सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं सकोट्रा हमारे पास रहे। अब इसमें भारत जो है हमारी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो एक तरीके से ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो हुटीज में जो बैक्ड बैठे हैं जिबूती में, ईरान बैक्ड हुटीज जो बैठे हैं जिबूती में, उसके साथ अगर यूएई के साथ इंडिया खड़ा हो जाता है तो एक मल्टीपोलर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी वहां पर। और ईरान, चाइना, रशिया नेक्सस जो है वो उनकी पार्टनरशिप क्लियर है। भारत कहीं ना कहीं इसमें फिसल रहा है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि भारत की जो पोजीशन है वो ब्रिक्स प्लस में स्लिप करने के कगार पे है क्योंकि ब्रिक्स प्लस भी एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के निकल रहा है। ब्रिक्स शुरू तो हुआ था कॉमर्स के लिए और चाइना हमेशा चाहता था कि शांति से जो है वो कॉमर्स हो, बिजनेस हो, पर अब जो ब्रिक्स प्लस की जो नई कवायद हो रही है जिसमें इंडोनेशिया भी है, टर्की भी है और कंट्रीज भी आने को तैयार हैं, तो क्या ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए ब्रिक्स प्लस की मिलिट्री जो लीडरशिप है वो टर्की के साथ मिलकर चाइना और रशिया के साथ एक बहुत अहम भूमिका में आ जाती है? तो उसमें इंडिया के पास बार्गेनिंग चिप्स क्या रहेंगे क्योंकि वो मल्टीपोलर एक्टिविटी कर रहा है, कभी यूएई के साथ, कभी इनके साथ, कभी अमेरिका के साथ। जी गिरीश जी। नहीं, देखिए जिनके कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो तो वैसे भी अभी वो प्लस माइनस चलते हैं, दे आर नॉट क्लियरिंग देयर स्टैंड। अभी कुछ दिनों के बाद आप देखिए जैसे ही आपका ग्रीनलैंड का इश्यू शुरू हुआ है तो यूरोपियन यूनियन का रवैया बदल चुका है। अभी एक मॉरिशस के पास डिएगो ग्रासिया एक आइलैंड है जो बहुत ही वाइटल पॉइंट है जिसमें अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी स्ट्रिप्स वगैरह, एंगर्स वगैरह बना के रखे हैं और वो बहुत ही एक वाइटल पॉइंट वो भी है मॉरिशस के बाहर जो ये डिएगो ग्रासिया, उसमें वहां पे आप रिफिलिंग के लिए उन्होंने ऑलरेडी टैंक्स वगैरह बना के रखी थी। अब ये सेटलमेंट तब तक था जब तक ये आइलैंड यूके के पास था। अभी सडनली आउट ऑफ द ब्लू जैसे ये ग्रीनलैंड वाला इश्यू हुआ है तो यूके ने बोल दिया कि हम इस मॉरिशस को लौटा रहे हैं। अब मॉरिशस पे अमेरिका की दादागिरी चलेगी नहीं चलेगी, तो वी विल बी नाउ बी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मॉरिशस से हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो या तो हम उनको बोले कि आप अपना न्यूट्रल बन के उसको रखो या उसको एम्यूनिटीज यूज करने दो, या गल्फ की कोई कंट्री जाके उनसे निगोशिएट करती है। तो कुछ ओपन एवेन्यूज भी अभी हो रहे हैं। अभी तक ये था कि भाई उस आइलैंड पे किसी का दबदबा नहीं था क्योंकि यूके के अंडर में वो था, वो एग्रीमेंट पूरी हो गई। अब वो बोलते हैं कि हम, पहले उन्होंने सोचा था अमेरिका के उससे ले लेगा लेकिन अभी ये डिस्प्यूट की वजह से दे रिफ्यूज दैट एंड दे सेड कि हम लोग मॉरिशस को वापस हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये नॉट ओनली सोकोत्रा, अभी ये डिएगो ग्रासिया पे भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये समझता हूं कि बिकॉज दिस इज ऑल इन्वॉल्व इनटू अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, तो हमारा अभी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। अभी हम उसको कितने अच्छे से प्ले कर सकते हैं, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन अवर डिप्लोमेसी। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड रिलेशंस विद यूएई एंड सऊदी अरेबिया की एनर्जी पार्टनर्स हैं। हमारे को एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है अमिड वेस्ट एशिया वोटेलिटी, गाजा, ईरान, यूएस के जो स्ट्रेन्स हैं उसमें इंडिया कुड वर्क एज अ न्यूट्रल इंटरलॉक्टर या ब्रिज का काम कर सकता है अगर चाहे तो। और कुछ एनालिसिस ये भी नोट करते हैं कि इंडिया पोटेंशियल रोल इन री रिस्किंग गल्फ राइवलरीज वाया कॉरिडोर्स लाइक आईएमईसी कॉरिडोर थ्रू नो एक्सप्लिसिट सोकोट्रा मीडिएशन भी इमर्ज हो सकती हैं। हालांकि यूएई चाह रहा है कि वो सऊदी यमन सोकोट्रा जो सदर्न पार्ट है उसको कंट्रोल करे, जबकि सऊदी यूएई ये चाहता है और सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल रहे। वो फुल कंट्रोल चाह रहा है और यूएई सोकोट्रा से भी खुश है। तो आने वाले समय में पता लगेगा कि अरब पॉलिटिक्स या अरब जियोपॉलिटिक्स किस तरफ होती है। भारत का रोल अहम है, फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। और मैं तो शुरू से ही कहता हूं ट्रम्प की बुली से डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक बुल्स बाय द हॉर्न, दैट इज हाउ यू विल मैनेज योर फॉरेन डिप्लोमेसी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।